नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। चुनावी गतिविधियां हालांकि चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन शुरू हो गई हैं। भाजपा ने अपनी सूचियां जारी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी करना शुरू कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा में जो बदलाव हुए हैं उससे सबको वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अलायंस को लेकर के कुछ समस्या है थी जिसका निराकरण हो गया। लेकिन हम आज बात करते हैं चुनाव में जो टिकटार्थी हैं, जो नाम घोषित किए जा रहे हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर अब तक नाम अपने घोषित कर दिए हैं। कुल बड़ी संख्या में नाम घोषित किए जा चुके हैं। 95 लोगों की और सूची आने वाली है। कांग्रेस ने भी 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन उनमें एक तो केरल से बड़े नेता के नाम पर राहुल का नाम आया है वायनाड से। बाकी ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तक। उसके कई कारण हो सकते हैं। अब अशोक गहलोत शायद प्रदेश की राजनीति में रहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव लड़ने के लिए आगे कर दिया है। कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव अभी वो वहाँ से एमपी भी हैं, लेकिन वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में जहाँ 17 सीटें लड़नी हैं, कांग्रेस अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। राहुल गांधी को लड़ाना है, प्रियंका गांधी को लड़ाना है, कौन सा कैंडिडेट होगा। शायद वो इस इंतज़ार में है कि और सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट घोषित करे। हालांकि अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ना तय है, उनकी नाम सूची में उनका नाम भी है। कांग्रेस क्यों साहस नहीं जुटा पा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कह लीजिए पूरा का पूरा जो हिंदी पट्टी है, वहाँ पर अपने नेताओं का नाम घोषित करने में और बड़े नेताओं का नाम घोषित करने में। यहाँ तक कि पहले खबरें ये चल रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिजनौर या किसी अन्य इस तरह की सीट पर, जहाँ दलित समुदाय बाहुल्य में है, वहाँ से लड़ाया जाएगा। लेकिन वैसा भी होता नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत के बारे में हमने बता ही दिया। सचिन पायलट राजस्थान से चुनाव लोकसभा का लड़ने से बच रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली लड़ने से बच रहे हैं। उसके अलावा अजय माकन जो राज्यसभा जा चुके हैं, दिल्ली के बड़े कद्दावर नेता हैं, नई दिल्ली को कई बार प्रतिनिधित्व किया है, वो रेस में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता, सुप्रिया श्रीनेत्र जो सबसे मुखर प्रखर और बहुत लड़ने वाली और कई के बार उनकी लड़ाई गाली गलौज तक आ जाती है, वो भी, उनका नाम भी अब तक घोषित नहीं हुआ है। हालांकि पिछली बार उनकी बहुत हार जो थी वो बड़ी शर्मनाक थी। तो इन परिस्थितियों में क्या वो फिर चुनाव लड़ेंगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली के बहुत सारे नेता हैं जो प्रवक्ता हैं और उनको ये लगता है कि वो बहुत बेहतर करेंगे। उनमें से भी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनमें से ज़्यादातर लोग चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, विशेष रूप से हिंदी हार्टलैंड के में जो लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बारे में इस तरह की बात थी कि वो नॉर्थ से लड़ेंगे, वो चुनाव नॉर्थ में अभी तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। बाकी नाम मैंने गिना ही दिए हैं। उसमें अरविंदर सिंह लवली हैं, भरत सिंह सोलंकी गुजरात से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को, हरीश रावत ने अपना नाम पीछे खींच लिया है। हरीश रावत के बारे में, हरीश रावत अपनी चुनावी यात्राओं में या चुनावी रैलियों में ये बोला करते थे कि जिसको मैं चुनाव हरा देता हूँ वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। ऐसा वो इसलिए अहंकार में बोलते थे कि उन्होंने एक बार मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हराया था उत्तराखंड से।
तो हरीश रावत इस रेस से बाहर हैं। इसी तरह के कद्दावर नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो 2024 का चुनाव लड़ने से बच रहे हैं और जिनकी हैसियत इतनी है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को मना कर सकें। वो केंद्रीय नेतृत्व से कह दे रहे हैं कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो पार्टी को बोल पाएँ और वो लड़ना चाहें, लड़ना उनको पड़ेगा अगर उनका नाम घोषित हो जाता है, तो वो बच रहे हैं किसी भी तरह से कि किसी भी तरह से उनका नाम ना आए। उसका कारण सीधे तौर पर ये है कि कुछ जो दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे और हारेंगे या जो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे हारेंगे, उनके लिए उनके राजनीतिक जीवन का संकट हो जाएगा, राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं। अब अगर हम बात करें जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, विशेष रूप से अगर आप बात करें राम मंदिर को लेकर के जो शुरू हुआ था मोमेंटम बनना, अब सीएए की बात आ गई, सीएए लागू कर दिया गया और ये कह के लागू किया गया कि हम इसको लागू करने वाले हैं। सीएए लागू हो गया। हरियाणा में स्थिति बीजेपी अलायंस के साथ थोड़ी मुश्किल में थी और उनका अलायंस पार्टनर 2 सीट मांग रहा था जिस पर सहमति नहीं थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में सहमति बन गई है। पुराना अलायंस था तेलुगु देशम पार्टी से और पवन कल्याण की पार्टी से, तीनों मिलके अलायंस हो गए हैं। उड़ीसा में और सही दिशा में बीजेपी और बीजेडी का अलायंस बढ़ रहा है। पंजाब में बातचीत चल रही है। तो इन परिस्थितियों में पंजाब में भी कोई बड़ा नेता निकल कर के सामने नहीं आया है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। तो ये जो परिस्थिति है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल की घड़ी है और जैसा लोग कह रहे हैं कि उनके लिए इस बार शायद वो अपने सबसे न्यूनतम सीट के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो गई है। तो इस कारण से ज़्यादातर कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से बचना चाह रहे हैं, विशेष रूप से हिंदी पट्टी में। हम इस तरह की एनालिसिस ले करके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें जिससे हम आपको और बेहतर और ज़्यादा संख्या में अपने एनालिसिस के साथ हाजिर हो सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलूँगा। नमस्कार।